हेलो एवरीवन, आज़ादा स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, एसएसटी की। तो आज हम उनका सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, राज्य और उनके साम्राज्य। तो मैं आपको इसमें पूरा ओवरव्यू दे दूँगी चैप्टर का, तो आपने रीडिंग जो है वो खुद से कर लेनी है। अर्ली मेडिवल पीरियड स्टार्ट हुआ था 18th सेंचुरी से 12th सेंचुरी में। इसमें इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में न्यू डेंसिटी का एमरजेंस हुआ था। सभी डेंसिटीज़ की यही इच्छा थी कि वो अपना एम्पायर बना सकें, इसलिए वे आपस में लड़ते रहते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड जो है वो अपने कंट्रोल में ले सकें। इसी पीरियड में बहुत सारे राजपूत किंगडम्स जो थे उनका भी एमरजेंस हुआ। राजपूत वर्ड जो है वो संस्कृत का वर्ड है राजपुत्रा, जिसका मतलब होता है सन ऑफ किंग, राजा का बेटा। वो बिलीव करते थे कि वे सूर्य वंश और चंद्र वंश से हैं। सभी राजपूत किंगडम में से चौहान सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थे। प्रोमिनेंट मतलब प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है राइज ऑफ न्यू किंगडम्स। अब न्यू किंगडम्स का राइज कैसे हुआ? द 7th सेंचुरी में लैंड बड़े पैमाने पे ग्रो होने लगी थी। एग्रीकल्चर का काम काफ़ी होने लगा, जिससे कि लैंडलॉर्ड्स, जमींदार जो थे, उनका एमरजेंस हुआ। डिफरेंट रीजन्स में इनको डिफरेंट टाइटल्स दिए गए, जैसे कि समंता, महासमंता और राणा। समंता पावर एंड वेल्थ जो है उन्होंने काफ़ी गेन कर ली थी। वहीं दूसरी ओर डेक्कन में राष्ट्रकूटाज का एमरजेंस हुआ। प्राइमरी स्टेज में राष्ट्रकूटाज चालुक्य के सबॉर्डिनेट्स थे, लेकिन मिड 8th सेंचुरी में दांती दुर्गा जो कि फाउंडर था राष्ट्रकूटा का, उसने चालुक्य किंग कीर्तवर्मन को हरा दिया। डेक्कन के ज़्यादातर हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था उसने एक प्रथा चलाई जिसे हिरणाया गर्भा कहते हैं। हिरणाया गर्भा उसे सोने का अंडा भी बोलते हैं। इस प्रथा में क्या था कि जो लोग जन्म से क्षत्रिय नहीं होते थे उनका रीबर्थ करके उनको क्षत्रिय बनाया जाता था। राष्ट्रकूटा की टेरिटरी जो थी वो पीक पर पहुंच चुकी थी अंडर देयर एवर रूलर अमोघा वर्षा। सिमिलरली गुजारा प्रतिहाराज जो गुजरात और राजस्थान के लोकल ऑफिशियल थे, उन्होंने वेस्टर्न इंडिया को जीत लिया। द प्रतिहाराज वो भी प्रसिद्ध होंगे जब उनके राजा नागाभट्टा फर्स्ट वेस्टर्न इंडिया और जो अरब के इन्वेडर्स जो आए थे उनको हरा दिया। मिहिर भोजा वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ हिज डेंसिटी। मिहिर भोजा जो था वो अपनी डेंसिटी का काफ़ी प्रसिद्ध राजा था। उन्होंने अपने एम्पायर को रीबिल्ड किया और कन्नौज पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपने एम्पायर को काथीवारा से लेके बिहार तक बढ़ा लिया। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट किंगडम ऑफ दैट पीरियड वाज द पालाज। पाला डेंसिटी जो है उसके फाउंडर गोपाला थे और उसकी कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र। कुछ तिब्बतन का कहना था कि जो जिनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र, 19th सेंचुरी तक ईस्टर्न एंड नॉर्थर्न इंडिया पर उन्होंने अपना दबदबा बनाकर रखा। पाला डेंसिटी के ग्रेटेस्ट किंग थे धर्मपाला। कुछ तिब्बतन का कहना था कि पालास जो थे वे बुद्धिज़्म को मानने वाले थे। धर्मपाला ने विक्रम ऋषियाला यूनिवर्सिटी बनाई थी बिहार में। पालास के साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड लिंक भी थे। देवपाला लास्ट पावरफुल रूलर थे पाला डेंसिटी के। देवपाला के टाइम पर उनका साम्राज्य असम से लेके उड़ीसा तक और नेपाल के कुछ पार्ट्स तक था, बट उनकी डेथ के बाद पाला डेंसिटी काफ़ी वीक हो गई। नेक्स्ट है ट्रिपटाइट स्ट्रगल। अब ट्रिपटाइट स्ट्रगल क्या होता है? जितनी भी रूलिंग डेंसिटीज़ थी अर्ली मेडिवल पीरियड में, उनके अपने अपने एरियाज़ थे, वह दूसरे एरियाज़ को भी कंट्रोल करना चाहते थे। कन्नौज जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन था उस टाइम पे, और सभी जो बाकी जो डेंसिटीज़ थी उस पर रूल करना चाहती थी, क्योंकि उसकी लोकेशन जो थी वो बहुत सही थी, वो गंगा नदी के किनारे पे था। इसीलिए पालास, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटा जो आपस में फाइट करते रहते थे कि वे कन्नौज के ऊपर अपना कंट्रोल ले सकें। इसी स्ट्रगल को ट्रिपटाइट स्ट्रगल कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 किंगडम्स इन्वॉल्व थे मोर देन 2 सेंचुरीज, 1780 to 910 AD। नेक्स्ट है फाइट
अमंग किंगडम्स। अब वाई वॉज देयर सच काइंड ऑफ वॉरफेयर एंड फाइट अमंग किंगडम्स। अब इन राजाओं में क्यों आपस में फाइट, साम्राज्यों में फाइट क्यों होती रहती थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सभी साम्राज्य अपनी पावर और वेल्थ को बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मंदिरों को टारगेट करना शुरू कर दिया, जिससे कि उनके पास काफ़ी खजाना आ जाए। अब इसी में सबसे प्रसिद्ध रूलर था महमूद गजनी, जो कि अफ़गानिस्तान का था। वो तुर्क का सुल्तान था जो इंडिया में आया था। उसने 1997 से 1030 AD तक रूल किया, मतलब 1997 से 1030 तक। महमूद गजनी इंडिया में 17 टाइम्स इंडिया में क्या किया था, वो 17 बार इंडिया में आया था, ठीक है। और उसने ज़्यादातर जो वेल्थी मंदिर थे ना, हमारे जो वेल्थी मंदिर थे उनको टारगेट किया था। वो उनके जो खजाने थे उनको लूटता था, और स्पेशली कौन सा, जिसमें कि सोमनाथ मंदिर है गुजरात का। उसके टाइम पे अल बुरेनी, जो उसका कोर्ट हिस्टोरियन था महमूद गजनी का, वो भी महमूद के साथ इंडिया में आया था, और उसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था किताब अल हिंद, और इसने संस्कृत स्कॉलर से कंसल्ट करके इसको लिखा था। Another important kingdom which indulged in the warfare during this period for enhancing their influence was that of the Chamanias, later known as the Chauhans, who ruled over the region around Delhi and Ajmer. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट किंगडम थे वो कौन सा था, चौहान का, जिन्होंने दिल्ली और अजमेर के आसपास के जो एरिया थे वहाँ पे क्या किया था, अपना रीजन, अपना रूल जो है वो कर लिया, कंट्रोल में कर लिया था। बेस्ट नोन चौहान रूलर वाज पृथ्वीराज थर्ड। इस चौहान डेंसिटी का सबसे बेस्ट नोन जो रूलर था वो कौन सा था, पृथ्वीराज चौहान। उसकी मिलिट्री अचीवमेंट जो है उसके बारे में पृथ्वीराज सराव जो कि बुक है उसके कोर्ट पोइट ने लिखी थी, चांद बरदोई ने, और इस बुक में उसकी मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। (1191) में फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन हुई थी, जिसमें उन्होंने महमूद गोरी को हरा दिया था, पर सेकेंड टाइम बैटल में वो खुद हार गए थे, जो कि 1192 में हुई थी। और इसी तरह से चौहान की बाद में उन्होंने पृथ्वीराज को क्या कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया मोहम्मद गोरी ने, और इस तरह से चौहान डेंसिटी जो थी उसका एंड हो गया। नेक्स्ट है चोलाज ऑफ द साउथ। अब चोलाज डेंसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। Before the 14th century, Pallavas and Pandyas were the most important kingdom of South India. 14th century से पहले पल्लवास और जो पांड्यास थे वो सबसे इम्पोर्टेंट किंगडम था साउथ इंडिया में। ये सबॉर्डिनेट थे पल्लवा किंग के ऑफ कंचीपुरम। विजयालय जो कि चोलास फैमिली से बिलोंग करता था, उस टाइम का प्रोमिनेंट उनका राजा था, और इसने क्या किया था, डेल्टा फ्रॉम द मुट्टिमियार को कैप्चर कर लिया था। कब, 19th सेंचुरी में। उन्होंने चालुक्यास, पांड्यास, चेरा और वेंगिस सबको हरा दिया। लक्षद्वीप और मालद्वीप पर अपना कंट्रोल कर लिया। उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए, जैसे बृहदेश्वर टेम्पल जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, वो उन्होंने ही बनवाया था। The successor of Vijayalaya conquered the neighboring regions and the kingdom grew in size and power. उसके बाद आया राजा जो कि मोस्ट पावरफुल रूलर था चोला डेंसिटी का। उसने चालुक्यास ऑफ कल्याणी को हरा दिया, फिर द पांड्यास, द चेरास एंड द वेंगिस, इन सबको हरा दिया। नेक्स्ट है टेम्पल। अब इनके टेम्पल कैसे होते थे, चोलाज जो डेंसिटी थी उनके टेम्पल कैसे होते थे उसके बारे में पढ़ेंगे। द चोलास बीइंग ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन दीज फील्ड्स। द बिग टेम्पल्स ऑफ थंजावुर एंड गंगाक्यनोडा चोलापुरम built by राजा and राजेंद्र आर आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर मार्वल्स। अब इनके जो टेम्पल्स थे, चोलाज आर्ट और आर्किटेक्चर के पेट्रॉन्स थे। उन्होंने बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए, जैसे थंजविदुर, गंगा कोंडा, चोलापुरम आदि।
फीचर्स ऑफ टेम्पल्स आर्किटेक्चर, अब इनके जो मंदिर होते थे उनका डिज़ाइन वगैरह कैसा होता था उसके बारे में देखेंगे। टेम्पल्स आर इन द द्रविडियन स्टाइल, जो मंदिर थे वो द्रविडियन स्टाइल में थे, मतलब साउथ इंडियन स्टाइल में। चीफ फीचर इज़ विमाना आर द टॉवर, तो चीफ फीचर क्या था कि टॉवर की तरह मंदिर होते थे। आपने काफ़ी सारे मंदिरों में देखा होगा, जैसे वो ऊपर टॉवर सा बना होता है, उस तरह से उनके मंदिरों का डिज़ाइन होता था। गोपुपुरम आर गेट वे वर रिचली ऑर्नामेंटेड, जो गेट वे होता था जहाँ से अंदर एंट्री करते थे वो काफ़ी क्या किया होता था, ऑर्नामेंटेड, काफ़ी उसको सजाया होता था गहने वगैरह से। In the Brideshwar temple, the Bhimana or tower is about 5 meter high upon a square comprising 3 successive stories. It is crowned by a single block of granite 7.5 meter high and about 80 tons in weight. बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो कैसा था, टावर में, जिसकी 5 मीटर जो है क्या है, हाई अपॉन अ स्क्वायर, 5 मीटर ऊपर उसके बनाया हुआ है टावर सा। उसके बाद उसकी 3 स्टोरी सक्सेसिव 3 स्टोरी बनाया हुआ है। देन है इट इज़ क्राउन्ड बाय अ सिंगल ब्लॉक ऑफ ग्रेनाइट 7.5 मीटर हाई एंड अबाउट 80 टन्स इन वेट, 7.5 मीटर ऊंचा है और 80 टन जो है उसका इतना वेट होगा। ये जो टेम्पल है ये इनके सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस थी उनको बढ़ावा देते थे। द विलेज असेंबली इनवर्सुअली हेल्ड इट्स मीटिंग इन द टेम्पल मंडापा और द हॉल। विलेज में कोई भी गांव में कोई भी असेंबली होती थी तो वो मंदिर के हॉल में जाके करते थे, जिसे क्या कहते थे, मंडापा कहते थे। नेक्स्ट है इनका एडमिनिस्ट्रेशन। अब इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। चोलाज एडमिनिस्ट्रेशन हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड इफिशिएंट। किंग जो है वो हेड होता था एडमिनिस्ट्रेशन का, और जो वो उसके और किसकी हेल्प से वो काम करता था, काफ़ी सारे काउंसिलर मिनिस्टर्स होते थे जिसकी हेल्प से वो रूल करता था। चोला एम्पायर जो है वो डिवाइडेड था मंडलम्स में, मंडलम्स जहाँ प्रोविंसेस, जहाँ स्टेट्स हम जिन्हें बोल सकते हैं। फिर था वालानट्स मतलब डिस्ट्रिक्ट्स, एंड नंदुस जिसमें कि विलेज जहाँ स्मॉल यूनिट आते थे। द लार्ज टाउन्स फॉर्म्ड अ सेपरेट यूनिट कॉल्ड तेन्योर। The administration work was carried out with the help of village assemblies such as Ur, Sava and नागाराम। जो विलेज की असेंबली एडमिनिस्ट्रेशन होती थी वो किसकी हेल्प से होती थी, विलेज असेंबलीज, जिसमें क्या क्या था, उर, सभा और नागाराम। उर जो है वाज अ कॉमन विलेज असेंबली, वो गाँव की असेंबली होती थी। सभा वाज द असेंबली ऑफ लर्नड मैन, जिसमें कि पढ़े लिखे लोग होते थे। एंड द नागाराम कंसिस्टेड ऑफ मर्चेंट, ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस, इसमें व्यापारी वगैरह रहते थे। नेक्स्ट है उत्तरामयूर इंस्क्रिप्शन लेज डाउन। चीफ सोर्सेज ऑफ इनकम वर लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड ट्रेड। अब इनकी चीफ सोर्सेज ऑफ इनकम, पैसे कहाँ से आते थे इनको, वो आते थे लैंड रेवेन्यू, जो ज़मीन के ऊपर कर वगैरह लगाए होते थे वहाँ से, और ट्रेड से जो ट्रेड पे इन्होंने जो टैक्स लगाए होते थे वहाँ से। द विलेज असेंबली कलेक्टेड टैक्स, जो विलेज असेंबली थी वो टैक्स कलेक्ट करती थी। इरीगेशन वाज गिवन स्पेशल अटेंशन, सिंचाई पे ये काफ़ी ध्यान देते थे और इन्होंने टैंक्स, वेल्स, डैम्स और आर्टिफिशियल लेक्स काफ़ी सारी बनाई थी। ट्रेड वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड ट्रेडर्स फॉर्म्ड गिल्ड्स कॉल्ड मनीग्रामास एंड नन्ना देसा। ट्रेड पे भी ये काफ़ी ध्यान देते थे और इन्होंने सिक्के बनाए थे, कौन से, मनीग्रामास एंड नाना देसा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लैंड। अब इन्होंने ज़मीन को कैसे बांटा होता था। बेलन बघाई, लैंड गिवन टू अ नॉन ब्राह्मण प्रॉपर्टर। जो नॉन ब्राह्मण जो लोग थे, जो जमीन उनको दी जाती थी उसे बेलन बघाई कहते थे। नेक्स्ट है ब्रह्मादया। ब्रह्मादया उस जमीन को कहते थे जो कि ब्राह्मण्स को गिफ्टेड होती थी। शाला भोगा, शाला भोगा वो लैंड थी जो स्कूल के लिए दी जाती थी। और देवाधाना वो लैंड थी जो कि टेम्पल्स वगैरह के लिए दी जाती थी। नेक्स्ट है लिटरेचर। अब इनका लिटरेचर कैसा था। लैंग्वेज एंड लिटरेचर आल्सो प्रोग्रेस्ड सिग्निफिकेंटली अंडर द चोलाज। चोलाज के टाइम पे इन्होंने काफ़ी लैंग्वेज और लिटरेचर पर भी काफ़ी ध्यान दिया था। इन्होंने ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी, आर्ट जैसे सब्जेक्ट्स पे काफ़ी जोर दिया था। मैनी रिलीजियस वर्क्स ट्रांसलेटेड किए गए संस्कृत से तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा लैंग्वेज में। चोला रूलर्स ने तमिल और संस्कृत दोनों लैंग्वेज को यूज़ करते थे अपने ऑफिशियल वर्क के लिए। तो ये
इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया है। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। आपने इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपने इनको भी लर्न करना है और इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हैं आपने इनको भी लर्न करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोपूपुरम वाज अ टावर, ग्राउंड, हॉल, गेटवे। तो आंसर है डी, गेटवे इज द राइट आंसर। सेकेंड, हु ट्रेवल्ड इंडिया अलॉन्ग विद महमूद गजनी। तो महमूद गजनी के साथ कौन था जो आया था इंडिया में? तो वो था ऑप्शन सी, एल बेरूनी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच किंगडम वाज नॉट इन्वॉल्व इन ट्रिपटाइट स्ट्रगल। ट्रिपटाइट स्ट्रगल में कौन सा किंगडम है जो कि इसमें इन्वॉल्व नहीं था? तो कौन सा था? द चोलाज। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ द चोला किंगडम इन द 9th सेंचुरी। 9th सेंचुरी में चोला किंगडम का फाउंडर कौन था? तो ऑप्शन है सी, विजयालया। फिफ्थ क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चोला एम्पायर वाज। चोल एम्पायर का स्मॉलेस्ट यूनिट जो है उसे क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है डी, तेन्युआर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। कॉलम ए और कॉलम बी को आप मैच करेंगे। चांद बरदाई, तो इसका है ऑप्शन डी, पृथ्वीराज राव, इसने ये बुक लिखी थी। सेकंड क्वेश्चन है अल-बुरेनी। अल-बुरेनी ने किताब अल हिंद किताब लिखी थी। थर्ड है कंबन, कंबन को रामायण ने लिखा था। और दंती दुर्गा, हिरनाया गर्भा, ये इसका। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको कल करवा दूंगी। थैंक यू।